Hello, good morning, everyone. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग। आपको स्क्रीन शो हो रही है? चलिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे एल्डरली केयर, जिसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम एल्डरली केयर में किन चीजों को फॉलो करके उसकी केयर को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और एल्डरली केयर में किस प्रकार से हम उनकी प्रॉब्लम्स को मेंटेन या फिर उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट, प्रोवाइड एडुकेट सेफ्टी टू द एल्डरली पीपल्स। मींस जो एल्डरली पीपल्स हैं या ओल्ड एज पीपल्स हैं, उनको एडुकेट सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करें, कैसे उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो देखिए, एल्डर्स आर एट रिस्क फॉर फॉल्स। जो एल्डरली पीपल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रिस्क पाया जाता है फॉल्स का, गिरने का रिस्क सबसे ज्यादा पाया जाता है। फॉल्स प्रेजेंट अ सीरियस थ्रेट टू दीज पेशेंट, और ऐसे पेशेंट्स में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण उन्हें चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। ये चीजें मोस्ट कॉमनली एल्डरली पीपल्स में देखने के लिए मिलती हैं। Age related changes, various health problems, weak or immobilized state, sensory deficit, delirium, dementia, confusion, improperly fitted or used mobility aids, unsafe use of medications, unsafe environment, altered mood or cognitive functions can reduce the capacity of the elderly to protect them from injury. और एल्डरली एज में बहुत सारे चेंजेस या चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, वीकनेस और वीक इम्यून सिस्टम। इसके अलावा सेंसरी डेफिसिट, डिलीरियम, डिमेंशिया देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन, ठीक है, इमोबिलिटी देखने को मिल सकता है, अनसेफ मेडिकेशंस, यूज ऑफ पॉली मेडिकेशंस देखने को मिल सकता है, अनसेफ एनवायरनमेंट हो सकता है, कॉग्निटिव फंक्शंस डेफिशिएट हो सकता है। ये कुछ और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, ऑल दीज फैक्टर्स इंक्रीज देयर वल्नरेबिलिटी टू सेफ्टी हैजार्ड्स, और ये ही कुछ कारण होते हैं जो उनकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि उनमें मोर प्रोबेबल चांसेस बढ़ जाते हैं फॉलिंग के, और रिलेटेड टू देयर सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमें मैनेजमेंट करना होता है। ठीक, देखिए, prevention is important because older adults require more time to recover from injuries and suffer from complications। और ओल्ड एज में एल्डरली पीपल्स में अगर एक बार कोई भी फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई, तो उनको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी रिकवर पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, साथ ही उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उस उस डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग हो सकती हैं या देखने को मिल सकती हैं। इसलिए प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। द फॉलोइंग इंटरवेंशंस में हेल्प, कुछ इंटरवेंशंस हैं जिनको फॉलो करके हम जो एल्डरली पीपल्स हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। क्या क्या है, पहला देखिए, असिस रिस्क ऑफ इंजरी टू पेशेंट। पेशेंट की किस प्रकार से या किन चीजों से उसे इंजरी हो सकती है उसको असेस करना, जैसे फॉल रिस्क है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, एंड इम्पेयर्ड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग फंक्शन है, मेंटल स्टेटस, गेट,
medications use, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनवायरमेंटल नॉलेज ऑफ इंजरी प्रिवेंशन प्रैक्टिस। हमें असेस करना कि एल्डरली जो पीपल्स है उसमें ऐसी कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण उसे इंजरी हो सकती है। दूसरा, ओरिएंट पेशेंट्स टू न्यू एनवायरमेंट्स, और पेशेंट्स को अगर न्यू एनवायरमेंट में वो गया है तो उसको वो न्यू एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना, उसको अवेयर करना, ओरिएंट करना कि वो वो न्यू एनवायरनमेंट को क्या कर सके, उसके साथ घुल मिल सके, तालमेल अपना बना सके। ओके, नेक्स्ट, encourage patients to wear prescribed eyeglasses, hearing aids and prosthetic device। और पेशेंट को एनकरेज करना कि अगर उससे किसी भी प्रकार के प्रोस्थेटिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी जो उपकरण है वो लगे हुए हैं तो उनको वो पहन कर रखे, वियर करे, जैसे आई ग्लासेस हैं, हियरिंग एड्स हैं, या फिर कोई भी प्रोस्थेटिक ऑर्गन डिवाइस है जो लगा हुआ है तो उसको वो वियर करके रखे, पहन कर रखे। नेक्स्ट, एंश्योर पेशेंट्स यूज ऑफ canes, walkers and wheelchairs properly and only when prescribed। और पेशेंट को इंश्योर करना और एनकरेज करना कि अगर वो उसे किसी भी प्रकार का वॉकर्स, व्हील चेयर्स आदि चीज अगर दी गई हैं तो वो उनका यूज करे अच्छे तरीके से और उनको फॉलो करे। ठीक। नेक्स्ट, एडवाइस पेशेंट टू चेंज पोजीशन स्लोली, होल्डिंग ऑन टू अ स्टेबल ऑब्जेक्ट एज दे डू। और पेशेंट को एडवाइस करें, एल्डरली पीपल्स को एडवाइज करें कि अगर उसे जैसे अपनी पोजीशन चेंज करनी है या फिर मूवमेंट करना है तो वो किसी स्टेबल जो वस्तु है उसको पकड़कर होल्ड करके फिर वो मूवमेंट करे, फिर वो क्या करे, उसको होल्ड करके फिर उसका सहारा लेकर फिर वो क्या करे, चले या वॉक करे, पोजीशन चेंज करे, ये काम करे। ठीक है। नेक्स्ट, कीप फ्लोर्स फ्री फ्रॉम लिटर एंड क्लटर। और जो फ्लोर्स है उसको साफ सुथरा रखना, उस पर किसी प्रकार का कोई लिक्विड या किसी प्रकार की कोई गंदगी ना फैलाए जिसके कारण वो उनके जो एल्डरली पीपल है उसके गिरने या फॉल होने के चांस बढ़ जाए। Next, provide adequate lighting with accessible light switches, use a night light। और प्रॉपरली एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए वहां जिसके कारण क्लियरली विजिबल होना चाहिए, जिससे रिस्क जो फॉल का रिस्क है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट, स्टोर क्लीनिंग सॉल्यूशंस एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंस इन अ सेफ एरिया। और जो क्लीनिंग सब्सटेंसेस हैं, साफ करने के लिए यूज किए जाने वाले जो केमिकल्स हैं या फिर अदर जो पॉइजनस केमिकल्स हैं जिनका यूज किया जाता है तो उन्हें लॉकर में लॉक करके रखा जाना चाहिए, यहीं कहीं पर भी बाहर उन्हें रखना नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एनकरेज पेशेंट्स यूज ऑफ हैंड रेल्स एंड ग्रैब बार्स। और पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो हैंड रेल्स या फिर जो रेलिंग्स है उनको पकड़कर यूज करें, उनको पकड़कर चलें, उनके पकड़कर क्या करें, मूवमेंट करें। नेक्स्ट, देयर शुड बी प्रॉपर फ्लोरिंग इनसाइड द होम एंड द इमीडिएट आउटसाइड एनवायरनमेंट। और क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्लोरिंग होना चाहिए, अच्छे से फ्लोर होना चाहिए और ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, समतल जगह होनी चाहिए जिसके कारण रिस्क जो है फॉलिंग का वो कम हो जाए। एनकरेज पेशेंट्स यूज ऑफ हो गया, देयर शुड हो गया, असिस्ट पेशेंट्स एज नीडेड विथ ट्रांसफर्स। और पेशेंट को अगर ट्रांसफर होना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके हेल्प करना चाहिए, असिस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट, क्लियर पाथवेज ऑफ फर्नीचर एंड अदर ऑब्जेक्ट। और क्लियर होना चाहिए, जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए, फर्नीचर्स वगैरह है जो सही से सही प्लेस पर होने चाहिए, साइड में होने चाहिए, कोई भी चीज बीच में ऐसे ही इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, इवेल्युएट appropriateness of footwear to ensure that it is comfortable, non skid and sturdy। और
जो फुटवियर्स है जिन्हें वो पहन रहे हैं वो अच्छे सेफ और सिक्योर होने चाहिए। वो किसी भी प्रकार के इरिटेट करने वाले या फिर स्किन से चिपकने वाले नहीं होने चाहिए, क्लियरली होने चाहिए जिनको वो आसानी से इजीली क्या कर सके, वियर कर सके। ठीक, ये कुछ मेथड्स थे जिनका यूज हम प्रोवाइड पेशेंट की सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉशन यूज ऑफ मेडिकेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉशन ऑफ मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसको अगर देखें तो देखिए इसमें क्या है कि the administration of medication through various routes was oral, IM and IV carries ग्रेटेस्ट रिस्क स्पेशली फॉर द एल्डरली पेशेंट। जो हम मेडिकेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनको हम ओरली, आईएम और आईवी के द्वारा कर सकते हैं और ये ग्रेट कैरियर्स हो सकते हैं, ये एक रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं पेशेंट्स में। किसी भी जो एल्डरली उनमें किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी को कॉज करने में ये भी क्या हो सकते हैं, एक रिस्क फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं। ओके, almost all aspects of pharmacokinetics are altered in geriatric patients। जो हम देखेंगे तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसके जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसके जो फंक्शंस है वो क्या हो सकते हैं, कुछ अल्टर्ड पाए जाते हैं किन के अंदर, जीरियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनके अंदर जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उनमें भी थोड़ा सा चेंज देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट, देयर इज डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट लीडिंग टू स्लोली एब्जॉर्प्शन। अब एब्डोमेन की बात करें तो उसमें जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो गैस्ट्रिक एसिड है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसका स्लोली एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन है वो कैसा हो जाता है, स्लोली हो जाता है। एंड द गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड मोटिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीज। और इसके साथ ही जो गैस्ट्रिक एम्पटी भी हो जाता है और साथ में मोटिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज्ड हो जाती है। जब मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी मींस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज होने का रिजल्ट यह रहेगा कि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक, आगे देखिए, ब्लड फ्लो टू द जीआई ट्रैक्ट स्लोज, इंक्रीजिंग द टाइम इट टेक्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। और जो ब्लड फ्लो का है, जो जीआई ट्रैक्ट में जो ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स या जो भी हम ड्रग्स जो ले रहे हैं, ड्रग्स न्यूट्रिएंट्स या ले रहे हैं वो इंटेस्टाइन के द्वारा बहुत ही स्लोली क्या या धीरे धीरे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, बहुत ही धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जिसके कारण इसका एब्ज़ॉर्प्शन जो टाइम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन धीरे-धीरे हो रहा है तो एब्ज़ॉर्प्शन टाइम बढ़ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, decrease cardiac output and liver perfusion greatly decreases drug metabolism leading to a prolongation of drug action during ड्यूरेशन। और इसके साथ ही जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी घट जाता है। साथ में जो लिवर परफ्यूजन है वो भी डिक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम हो जाता है। जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होगा या धीरे धीरे होगा तो उसका रिजल्ट यह रहेगा कि उसका जो एक्शन है, ड्रग का जो एक्शन है वो कैसे हो जाएगी, उसका जो समय है वो बढ़ जाएगा, ड्रग का एक्शन कुछ टाइम बाद होगा। ठीक, आगे देखिए इसी में, ड्रग कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट एंड रीच टॉक्सिक लेवल्स मोर क्विकली देन इन अ यंगर पर्सन। और जो ड्रग्स क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी एंड जो उसके टॉक्सिक लेवल्स है वो भी ज्यादा रहेगा, कैसे पीपल्स में, यंगर की अपेक्षा जो एल्डरली पीपल्स हैं उनमें। एंड फर्दर emphasizing the importance of increasing dose intervals। और इसके साथ ही जो डोजेस हैं उनके जो इंटरवल्स को भी बढ़ाना पड़ता है, और क्योंकि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक, नेक्स्ट, एक्सपीरियंस
आगे, द किडनीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ड्रग एक्सक्रेशन एक्सपीरियंस डिक्रीज फंक्शन एज पीपल एज। और इसके साथ ही जो किडनी के जो फंक्शंस है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण ड्रग का एक्सक्रेशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है एल्डरली पीपल्स के अंदर। ठीक। और इसके साथ ही वेरियस मेडिकेशंस, इसमें ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। ठीक। कि किस चीज के फंक्शंस घट जाता है जिसके कारण उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वेरियस मेडिकेशंस improve the health and well-being of the older people by alleviating the symptoms of discomfort, treating chronic illnesses and curing infectious process। और इसके साथ ही जो मेडिकेशंस इम्प्रूव करती हैं बहुत सारी हेल्थ एंड वेल बीइंग को, और ओल्डर पीपल में क्या करते हैं, जैसे जो सिम्टम्स है डिस्कम्फर्ट में, क्रॉनिक इलनेसेस, इन्फेक्शन, इनकी प्रोसेस को क्या करते हैं, एलिविएट करते हैं, कम करने की कोशिश करती हैं। Usually the elderly are prescribed more than one drug at a given time, so there could be problem cause of medication interventions, interactions and more chances of non complications और compliance। और कभी कभी एक या एक से ज्यादा मेडिकेशंस देती हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, साथ में मेडिकेशन का जो इंटरेक्शंस है वो भी क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, और नॉन कॉम्प्लियंस चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, पॉलीफार्मेसी शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। और पॉली मेडिकेशन या पॉलीफार्मेसी जो है उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एंड पेरियोडिकल असेसमेंट्स एंड रिव्यू ऑफ ड्रग्स इज रिक्वायर्ड। और साथ में ही कुछ पीरियोडिकल क्या करने चाहिए, हमें असेसमेंट करना चाहिए ड्रग्स का और पेशेंट का, कि अब उसे इस ड्रग्स की जरूरत है या नहीं है, और इस ड्रग के द्वारा किस प्रकार के साइड इफेक्ट्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। इसका इन चीजों का पीरियोडिकली क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। ओके। अब देखिए अब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड एंड मिसिंग यूजिंग ओल्डर इंटरवेंस। इसमें कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। असेसमेंट एरिया एंड प्रिकॉशंस, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमारे काम की कोई चीज नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम। ठीक। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ बैड सोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक। रिगार्डिंग टू बैड सोर्स, तो इसको अच्छे से पढ़ना। देखिए हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स। तो प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स का देखते हैं कि जो एल्डरली पीपल्स होते हैं उनमें बेड सोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से उनके बेड सोर को प्रिवेंट या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, बेड सोर्स डेवलप when soft tissue, skin or underlying tissues are compressed between bony prominence and contact surface या bed और chair। ठीक। and elders are at increased risk for skin breakdown, the various reasons may be। और अब वो कैसे पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशंस पूछ सकता है। एक तो कि the condition in which the soft tissue are compressed between bony prominence and contact surface, that is called a condition in which soft tissue are compressed between bony prominence and the skin should be breakdown is called, उनको क्या बोलते हैं, बेड सॉर बोलते हैं। और बेड सॉर ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं, है ना, जहां पर हड्डियां जो रहती हैं, बोनी जो रहती हैं वो निकली होती हैं, उन बोनी प्रोमिनेंस में ज्यादातर जो है बेड सॉर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एल्डर्स आर इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन, द वेरियस रीजंस में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, देखिए, डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन एंड देयर फॉर लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अर्ली इंडिकेशंस ऑफ स्किन डैमेज। और क्या हो जाना, स्किन का सेंसरी परसेप्शन है वो क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। सेंसरी परसेप्शन डिक्रीज होने के कारण जो अवेयरनेस कम हो जाना, जिसके कारण अगर वो काफी समय तक एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं तो उनमें जो बेड सोर
होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, collection of moisture due to facial or urinary incontinence or other causes. कलेक्शन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर, प्रेशर, इनके कारण जो बेड सोर है ये रिस्क फैक्टर है जो बेड सोर को बढ़ाते हैं। अगर उसके जो बॉडी प्रोमिनेंस पार्ट्स है वहां पर मॉइस्चर पाया जा रहा है या वहां पर प्रेशर पाया जा रहा है ज्यादा, तो जिसके कारण क्या है वहां बेड सोर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राइनेस ऑफ द स्किन क्रिएटिंग फ्रेजाइल स्किन सरफेस। और जो ड्राइनेस है, सूखापन है, वो भी स्किन को क्या कर सकता है, फ्रेजाइल कर सकता है, स्किन को कैसा कर सकता है, रूखा बना सकता है, इस कारण वहां क्या हो सकता है, स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू रिपोजिशन वन सेल्फ। और नेक्स्ट क्या है, जो सेंसरी परसेप्शन डिक्रीज हो गया है और जिसके कारण जो पेशेंट है वो काफी लंबे समय से एक ही पोजीशन में है, उसको रीपोजिशन नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, उसको एक ही पोजीशन में रखा हुआ है जिसके कारण भी क्या हो जाता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको चेंज नहीं कराया जा रहा है, उसका लिमिटेशन में रखा जा रहा है, जिसके कारण उसे बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बाद है लैक ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी के लैक होना, कमी होना। ठीक है, मोबिलिटी कम हो जाना जिसके कारण क्या है, जो बेड सोर का चांस है वो रिस्क है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इनएडुकेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, न्यूट्रिशन इनएडुकेट न्यूट्रिशन होना। फ्रिक्शन एंड शीयर ड्यूरिंग मूवमेंट एंड पोजिशन, फ्रिक्शन घर्षण होना। ठीक है, शीयरिंग होना, रगड़ना, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट या पोजिशनिंग के टाइम पर, जिससे बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ कारण है जिनके कारण जो है, जो बेड सोर है वो बढ़ जाते हैं। ठीक, इसमें से सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाती है बेड सोर के रिस्क फैक्टर में वो है प्रेशर, प्रेशर के बाद मॉइस्चर, मॉइस्चर के बाद दिया जाता है फ्रिक्शन। ये कुछ रिस्क फैक्टर जिसके कारण जो बेड सोर है वो बढ़ जाते हैं, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, अब बेड सोर का एक और नाम होता है, कोई बताएगा बेड सोर के कोई और नाम, अदर नेम क्या होता है? हाँ, बेड सोर, प्रेशर सोर और डेकुबिटस अल्सर। ठीक, और इसके साथ ही अब हम पढ़ते हैं कि द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ बेड सोर। अब किन किन चीजों को, किस प्रकार के मेजर्स को फॉलो करके हम बेड सोर के डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए अच्छे से याद रखें, अच्छे से पढ़ें। क्या क्या करना चाहिए, पहला हमें टर्न एंड reposition the patient at 1 to 2 hours interval. The time intervals can be increased according to patient's comfort. और हर 1 से 2 घंटे बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज कराते रहना चाहिए, और अकॉर्डिंग द पेशेंट कंडीशन द इंटरवल शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इंटरवल्स की जो है पोजीशन चेंज कराने का, उसको हम आगे कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एल्डरली पीपल है जो सेल्फ से मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है, पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, तब ऐसे पेशेंट को, चाहे वो बेड पर हो चाहे चेयर पर हो, उसे हमें हर 1 से 2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज कराते रहना है, पहला पॉइंट। दूसरा, encourage the patient to move in bed as far as possible and as far it is allowed। और पेशेंट को एनकरेज करना कि क्या करे, पेशेंट टू मूव इन बेड, और बेड पर वो ज्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन में ना लेटा रहे, वो पोजीशनों को चेंज करता रहे, पोजीशन को चेंज करे जैसे पॉसिबल हो सके उस प्रकार से, हर 1 से 2 घंटे, या फिर उसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट, a return a return turning and positioning schedule should be followed as so that change of caregivers doesn't affect the schedule।
और एक रिटर्न क्या बनाना चाहिए, एक रिटर्न शेड्यूल बना लेना चाहिए, एक रिटर्न स्केड्यूल तैयार कर लेना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग कि ये इस पेशेंट की हमें हर 2 घंटे बाद क्या है रिपोजिशनिंग चेंज करानी है, जिसके कारण अगर केयर गिवर के द्वारा जो पोजिशनिंग चेंज कराई जा रही है, अगर किसी काम के कारण अगर वो फॉरगेट हो जाता है, भूल जाता है, तो पेशेंट को याद रहे और पेशेंट सेल्फ से भी कोशिश कर सकता है कि वो पोजीशन चेंज कर ले। ठीक, नेक्स्ट, इंस्पेक्ट द स्किन थ्रूली एट ईच पोजिशन चेंज फॉर एविडेंस ऑफ ऑयली स्किन ब्रेकडाउन। और हमें इनसे क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए स्किन को थ्रोली कि स्किन में किसी प्रकार का कोई प्रेशर पॉइंट या फिर कोई फ्रिक्शन या किसी प्रकार का कोई मॉइस्चर तो नहीं पाया जा रहा है, जिसके कारण वहां स्किन का ब्रेकडाउन तो नहीं हो रही है, ये देखना। उसके लिए स्किन को ड्राई रखना, ठीक है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। और प्रेशर पॉइंट्स, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, प्रोमिनेंट बोनी प्रोमिनेंस जो पॉइंट्स हैं, उन पर प्रेशर को डिक्रीज करना, जिसका सबसे बेस्ट मेथड है पोजिशनिंग चेंज कराना। लेटरल पोजीशन सबसे बेस्ट है, आप लेटरल पोजीशन दे सकते हो जिसमें जो बॉडी प्रोमिनेंस है वो कम से कम होते हैं और प्रेशर के चांस, प्रेशर बेड सोर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, अवॉइड द यूज ऑफ एक्सट्रीमली हॉट वाटर फॉर बाथिंग। और गर्म पानी से, हॉट वाटर से बात करना या नहाना कम से कम कर देना चाहिए, हॉट वाटर से नहलाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यूज अ माइल्ड सोप एंड क्लीन द स्किन जेंटली, अप्लाई एज लिटिल फोर्स एज पॉसिबल। और जो सोप या फिर जो स्किन क्लीनर है उसको लेना चाहिए और धीरे धीरे जेंटली उसकी स्किन को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए थ्रोली। ठीक, डोंट मसाज द रेडेंड बॉडी एरियाज, इट विल फर्दर डैमेज द अंडरलाइंग टिश्यूज। और जो बोनी प्रोमिनेंस या फिर जो बोनी एरियाज हैं उन पर किसी भी प्रकार की मसाज नहीं करना चाहिए। मसाज करने से क्या होगा, और वो जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण जो टिश्यू है वहां के डैमेज हो जाएंगे और वहां बेड सोर होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे, अप्लाई इमोलिएंट्स एज नीडेड टू प्रिवेंट ड्राइनेस। और ड्राइनेस को रोकने के लिए जो इमोलिएंट्स हैं, जो मॉइस्चराइजर हैं, उनका यूज करना चाहिए, इमोलिएंट्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, मेक यूज ऑफ अल्टरनेटिंग एयर मैट्रेस। और जो बेड सोर है होने से बचाने के लिए हम एयर मैट्रेस, पॉली वाटर ग्लव्स, इन सब का एयर इनका उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, जो बेड सोर है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके, जैसे कोमा वाला पेशेंट है या फिर फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, कोई ऐसे पेशेंट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते, वेंटिलेटर वाला पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंटों में हम एयर मैट्रेस या वाटर ग्लव्स या वाटर बैग्स का यूज कर सकते हैं, जिस कारण उनमें जो प्रेशर सोर होने के चांस है वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं। ये कुछ मेजर्स हैं जिनका यूज करके हम प्रेशर सोर या बेड सोर होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए, अब हम आगे बात करते हैं मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर ऑफ द एल्डरली। अब जो एल्डरली पीपल्स है उनमें न्यूट्रिशन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड अच्छे से करना चाहिए। तो इसमें क्या है, जनरली द न्यूट्रिशन फॉर द एल्डरली ऑफ अराउंड 70 ईयर्स डज नॉट वेरी मच। और जो 70-80 साल की उम्र पर जाकर जो पेशेंट है, जो पर्सन है, जो एल्डरली पीपल्स हैं, उनमें जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है और न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है 70-80 की एज पर। इट रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ अदर middle aged individuals. However, the nutritional needs of the early above 75 years 75 years of of age are very difficult। और
जिसके कारण क्या रहता है, जो 70 और 80 की एज होती है, ये बहुत ज़्यादा टफ और डिफिकल्ट। हेलो, क्या वॉइस नहीं आ रही है क्या? किसको वॉइस नहीं आ रही है? तो आप सभी को वॉइस आ रही है? ओके। तो 75 और 80 की साल पर जाकर उनका न्यूट्रिशन स्टेटस ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। बिकॉज ऑफ लोअर बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी, द टोटल कैलोरिक इनटेक इज रिड्यूस्ड। जिसके कारण क्या होता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर है, वो भी कम हो जाता है। बीएमआई अलग होता है, बीएमआर अलग होता है, पता है कि नहीं? हेलो। बीएमआई और बीएमआर दोनों अलग अलग होता है, पता है कि नहीं? बीएमआई का फुल फॉर्म बताइए। बॉडी मास इंडेक्स। और बीएमआर का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट। पता है क्या होती है? हेलो। अगर पता है तो जवाब दे, नहीं पता तो जल्दी जल्दी आंसर किया करो, है ना? नहीं पता, चलिए देखते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, देखिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट वह रेट, कैलोरी की वह रेट होती है, कैलोरी की वह अमाउंट होती है जब हम किसी भी प्रकार की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पर रेस्ट की कंडीशन में हमारी बॉडी को जितनी जो कैलोरी है, जितनी रेट की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, समझ में आया? जब हम किसी भी प्रकार की, हमारी बॉडी किसी भी प्रकार की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है, उस टाइम पर कि जितनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायरमेंट को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बीएमआर। क्लियर? रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक। ओके, आगे देखिए। जो क्या होता है, जो बीएमआर है, रुकिए। हाँ, तो द लॉस, तो बीएमआई है, बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण जो एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, और टोटल इनटेक का जो कैलोरी का, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। द लॉस ऑफ नेचुरल टीथ एंड द इल फिटिंग टीथ में लीड टू इनसफिशियंट न्यूट्रिशन। और साथ में ही क्या रहता है, जो नेचुरल जो टीथ होते हैं, इस एज पर जाकर जो नेचुरल टीथ हैं वो लॉस हो जाते हैं, और जो हम प्रोस्थेटिक जो टीथ यूज करते हैं, वो किस चीज को लीड करते हैं, इनसफिशियंट न्यूट्रिशन, प्रॉपर खान फूड को च्यूइंग नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ज्यादा अच्छे से वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है, जिसके कारण जो न्यूट्रिशन की जो इनसफिशियंसी है, वो डेफिशिएंसी है, वो उसकी, वो जो पर्सन है उसकी बॉडी में देखने को मिल सकती है। ठीक। सी ही may not be able to eat all the foods because of impaired digestion and absorption capacity। और जो ही या सी जो भी है, महिला या पुरुष जो भी है, एल्डरली पीपल, उसके उसमें जो ईटिंग जो हैबिट्स है ना, जो वो हर प्रकार का खाना खाने के एबल नहीं रहता है उस पीरियड में, उस एज टाइम पर, क्योंकि उसका जो इम्पेयर्ड है, जो डाइजेशन सिस्टम है, और जो मेटाबॉलिज्म, जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, जीआई ट्रैक्ट के रिलेटेड रिलेटेड, और जीआई जो मोटिलिटी जो रेट है।
सभी लोग आ गए? ओके। तो इनसफिशियंस हो जाता है और वो हर प्रकार का खाना नहीं खा पाता है, क्योंकि उसका जो डाइजेशन सिस्टम है और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। उसकी जो मोटिलिटी मोटिलिटी है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण अगर वो कोई भी चीज ऐसी खा लेता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हाई फाइबर डाइट एज पर हमें प्रेस्क्राइब करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड पिए, लिक्विड ले और लिक्विड डाइट ले और हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करे। ओके, एंड देखिए, their food preference are also changed. Many prefer more of sweet foods. For many old individuals the dietary habits become just like the children. और इसके साथ ही जो उनकी फूड प्रेफरेंस है उसको भी चेंज करना चाहिए। उनको जो मैनी प्रेफर मोर ऑफ स्वीट फूड्स हम उसे प्रेफर कर सकते हैं। साथ में ही उनकी जो जो प्रेफरेंस है रिगार्डिंग टू डाइट और फूड उसको भी चेंज करना चाहिए। And following certain interventions may help in meeting the nutritional needs of the elderly individual. और न्यूट्रिशनल नीड्स को किस प्रकार से हम फुलफिल कर सकते हैं उसके भी कुछ इंटरवेंशंस यहाँ दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है? ऑफर स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स। ऑफर ऑफर स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स देयर offer small and frequent meals. Their small meals are better than one large meal. और हमें उसे ऑफर करना चाहिए कि जो मील्स वो ले रहा है, जो मील वो ले रहा है वो फ्रिक्वेंटली ले, फ्रिक्वेंसी एक साथ में बल्क के फॉर्म में फूड को कंज्यूम ना करे, मील को ना ले, वो उसे ब्रेक डाउन करके हर 3-3 4-4 घंटे बाद उस खाने को खाए, फ्रिक्वेंसी के साथ खाए। ठीक जैसे कि सुबह मॉर्निंग में 10 बजे खाया, नाश्ता किया, फिर 1-2 बजे खाना खा लिया, फिर शाम को 4-5 बजे फिर खा लिया, फिर रात को 8-9 बजे फिर खा लिया। इस तरीके से वो फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर खाए, ना कि 10-11 बजे एक साथ खाना खाया, मील खाया, उसको क्या करे? रोके, प्रिवेंट करे। दूसरा, द मील शुड बी ईटन एट फिक्स्ड एंड शेड्यूल्ड टाइम। तो जो उसका मील है, जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो टाइमिंग है, वो इसका एक स्केड्यूल्ड बनाकर तैयार करना चाहिए और उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उसको वो खाना खाना चाहिए। उसका एक टाइम पीरियड या टाइम टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, in case of impaired intake of food, try to identify the cause. If it is the side effect of some medications, try to have some alternate drugs. तो अगर हम देखते हैं कि इन केस ऑफ इम्पेयर्ड इंटेक ऑफ फूड, अगर एक फूड का इंटेक इम्पेयर्ड हो रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है या किसी भी कॉम्प्लिकेशन के कारण वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से फूड को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तब हमें ट्राई करना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसके पीछे क्या राजन है, क्या रीजन है, क्या कॉजेज है इसके पीछे, जहाँ वो अच्छे से खाना या मील को नहीं ले पा रहा है पेशेंट। इफ इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ सम, अगर ये कोई मेडिकेशंस के कारण कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? उस ड्रग्स को बंद करा देना चाहिए और अल्टरनेटली उसकी जगह पर किसी अदर ड्रग्स को हम यूज या चालू कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, the nutritional quality of all food items should be evaluated. First part of the meal should contain the highest nutritional values. The number of calories should be considered. These should not be too much or too less. The diet should be balanced in terms of all food nutrients, example protein, fat, carbohydrates, vitamins, minerals and और न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो सभी फूड्स आइटम्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या करना चाहिए? एवेल्युएट कर लेना चाहिए, पता लगा लेना चाहिए। और फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यूज की डाइट को रखना चाहिए कि प्रायोरिटी उसकी हाईएस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यूज होना चाहिए। इसके साथ ही हमें कैलोरी रिच डाइट भी प्रोवाइड करनी चाहिए और ऐसी डाइट देनी चाहिए जिसमें ज़्यादातर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी बैलेंस डाइट में अच्छे से उसको पेशेंट को मिल पाए और उसमें किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। ठीक, नेक्स्ट, change the food consistency as per the choice and need of the elderly. For example, in case of missing teeth or badly fitting dentures,
properly cooked and mashed vegetables or dal etc can be given. और हमें चेंज इन द फूड कंसिस्टेंसी, और फूड की जो कंसिस्टेंसी है उनको भी चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द एल्डरली पीपल्स, जो उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है, कोई एल्डरली पीपल है जिसमें जो नेचुरल टीथ है वो लॉस हो गए हैं और उसने आर्टिफिशियल टीथ लगवा लिए हैं, डेंचर्स लगवा लिए हैं जो प्रॉपरली अच्छे तरीके से उनकी फिटिंग नहीं हुई है, तो जिसके कारण हम उसे किसी भी प्रकार की सॉलिड और हार्ड डाइट उसे नहीं दे सकते हैं। तो इस टाइम पर हमें उसे लिक्विड और सेमी सॉलिड और मैस्ड डाइट प्रेस्क्राइब्ड करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, special needs of the person should be considered, example restriction of particular type of food as per the disease condition। और special needs of the person should be considered, और person की special needs क्या है उसको हमें जानना चाहिए, पता करना चाहिए, और उन्हें किसी भी स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार की डाइट में किस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनहिबिट करना चाहिए, रोकना चाहिए, यह भी हमें देखना चाहिए। अगर जो एल्डरली पीपल, अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो हमें उसकी डाइट में सोडियम डाइट को कम से कम कर देना चाहिए, सोडियम डाइट को डिक्रीज कर देना चाहिए। अगर कोई रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, जिसको रीनल फेलियर है या रीनल फेलियर के चांस है, किडनी रीनल कोई प्रॉब्लम है, डिजीज कंडीशन है, तब हम उसे उसकी डाइट में प्रोटीन डाइट को कम से कम कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट फोर्स फीड देम, और उसे किसी प्रकार का फोर्सफुली फीडिंग नहीं करानी चाहिए। उसे खाना खाने के लिए, फीड करने के लिए फोर्सफुली उसको नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट गेट एंग्री इफ समटाइम्स दे डू नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, और उस पर गुस्सा या नाराज नहीं होना चाहिए अगर उसका किसी भी प्रकार का मन नहीं है कुछ भी खाने पीने का, तब उस पर गुस्सा या एंग्री या फोर्सफुली उस पर कोई भी दबाव नहीं बनाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, फ्राइड वेरी स्पाइसी फूड, रेड मीट, एनिमल फैट शुड बी अवॉइडेड, और चटपटा तला भुना है ना, हाई फैट डाइट ये क्या करनी चाहिए, इन्हें डिक्रीज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, फेमिलियर एंड फेवरेट फूड्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर देम, और जो फेमिलियर फूड्स हैं या फिर उसको जो फेवरेट फूड्स हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। नेक्स्ट, एनकरेज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, और उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड और हाई रिच फाइबर डाइट का यूज करे। ओके, नेक्स्ट, फॉर दोज हु कैन सिट शुड बी एनकरेज ईटिंग मील्स एट द डाइनिंग टेबल विथ अदर फैमिली मेंबर्स, और उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो खाना खाए तो फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठकर खाए, क्योंकि जब वो साथ में बैठकर खाएगा तो वो अच्छे से खाना खा पाएगा और वो अच्छे से उसको माहौल मिलेगा, और फैमिलियर होकर खाना खाएगा तो अच्छे तरीके से खाना को खाएगा और उसको अच्छे से कंजप्शन करेगा। ठीक, नेक्स्ट, सर्व मील इन अ लेजरली मीजर्स इन अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट, नो हरी शुड बी देयर, और खाने को सर्व करते समय या फिर ईट करने समय, फीड कराते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए उसे ड्यूरिंग द फीडिंग। ओके, नेक्स्ट, ऑफर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, सपोर्ट एंड एनकरेज द इंडिविजुअल ड्यूरिंग मील टाइम, और ऑफर करना चाहिए जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है उनके लिए भी उसे साथ में उसे एनकरेज करना चाहिए कि वो मील के टाइम पर ड्यूरिंग द मील अच्छे से अपना खाना खाए और सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी कंज्यूम करे। नेक्स्ट, make meals should be attractively prepared. If possible, it should be served in a place or अदर देन द सिक रूम, और जो मील है वो अच्छे से प्रिपेयर्ड करना चाहिए, अट्रैक्टिवली प्रिपेयर्ड करना चाहिए कि पॉसिबल हो सके तो, और उसे हम जो सर्व करा रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं, वो सिक रूम या फिर जिस रूम में वह रहता है, जिस रूम में उसकी बीमार है उस रूम से बजाय उसको एक अच्छे रूम में क्लीन, साफ सुथरा और पीसफुल एनवायरनमेंट में उसको फीडिंग करानी चाहिए जिससे वो अच्छे से फीड कर पाए। लाइट एक्सरसाइज और वॉक बिफोर मील्स, और हल्की सी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, ठीक है,
तो और मूविंग द जॉइंट्स, ये एक्सरसाइज उसे करानी चाहिए और करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। ठीक, फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेज करना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट, प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स, अदर स्ट्रेसर्स इफ एनी शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मील टाइम। कोई किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर्स है, कोई ट्रीटमेंट है, तो उसको जो ड्यूरिंग द मील टाइम है उस टाइम पर उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, उस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, रिलायंस डेंचर्स टू इम्प्रूव च्यूइंग एंड फेशियल अपीयरेंस। और जो डेंचर्स हैं अगर वो अच्छे तरीके से फिट नहीं हुए हैं तो उनको दोबारा से रिलाइन कराना चाहिए, दोबारा से उनको सही तरीके से लगवाना चाहिए, जिसके कारण उसकी जो च्यूइंग और फेशियल अपीयरेंस है, खाना खाने की, चबाने की जो प्रोसेस है वो, और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो दोनों ही अच्छे हो सके। नेक्स्ट, एनकरेज एडुकेट डेंटल ओरल हाइजीन। और अच्छे तरीके से ओरल हाइजीन को मेंटेन करके भी रखना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, बस इसमें पढ़ना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग विथ एल्डरली। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, कम्युनिकेटिंग विथ एल्डरली। जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेशन बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, उनको रिस्पेक्टफुली, उनकी सेल्फ स्टीम, इनके बारे में उन्हें समझाना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। ठीक है, कुछ इंटरवेंशंस है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन विद द एल्डरली पीपल। तो क्या क्या है? केयरफुली असेस एंड वैलिडेट द नीड ऑफ फॉर द मॉडिफाइड कम्युनिकेशन टेक्निक्स। और हमें केयरफुली असेस करना चाहिए पेशेंट को, एल्डरली पीपल को, किस किस प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्निक्स का हमें वहाँ यूज करना चाहिए, किस प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्निक्स चाहिए, होनी चाहिए, और किस प्रकार से हमें उन्हें और अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, seek and use resources persons as needed to communicate effectively with the patient who has dementia। और हमें पता करना चाहिए, मेथड्स को ढूंढना चाहिए, टेक्निक्स को यूज करना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट है जो डिमेंशिया से सफ़र कर रहा है तो उस टाइम पर हम उसके साथ किस प्रकार से इफेक्टिवली एक्टिवली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उन कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो टेक्निक्स है उनको किस प्रकार से यूज करना है, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेट रेस्पेक्टफुली एंड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स डिग्निटी। और हमें जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन करना चाहिए वो रिस्पेक्टफुली करना चाहिए और उनकी डिग्निटी को मेंटेन करके करना चाहिए। उनकी किसी भी प्रकार की सेल्फ स्टीम या फिर किसी भी प्रकार की उनकी डिग्निटी को डैमेज नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्टफुली मैनर में उनसे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, आस्क द पेशेंट हाउ he or she prefers to be addressed। और ask the patient how he or she prefers to be addressed। और हमें पेशेंट से क्या करना चाहिए? अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम है तो अच्छे तरीके से हमें उसका जानकारी लेनी चाहिए, अच्छे से उसका पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड टर्म्स सच एज हनी, स्वीट्स एंड डियर। और इस प्रकार के टर्म्स यूज करने से अवॉइड करना चाहिए कि जो स्वीट्स, हनी, स्वीटी, डियर है ना, और भी जो टर्म्स हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करके उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए हमें। नेक्स्ट, स्पीक स्लोली एंड एट एंड टेक एडिक्वेट वॉल्यूम एज नीडेड टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। धीरे आराम-आराम से बात करनी चाहिए, ज़्यादा चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी किसी प्रकार के पेशेंट को हियरिंग एड्स लगे हुए हैं तब हमें नॉर्मल बात करनी चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही हमें ये इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन करने के लिए अच्छे से पीसफुल एनवायरनमेंट में उससे बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट, फेस द पेशेंट, स्पीक स्लोली एंड डिस्टिंक्टली। इसके साथ ही क्या है, पेशेंट के साथ हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहिए, धीरे-धीरे और आराम से करना चाहिए, जिसके कारण वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर सके और समझ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या किस प्रकार से उस बात हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज इनिशिएट कन्वर्सेशन बाय यूजिंग द नेम ऑफ पेशेंट। और
जब भी हम कन्वर्सेशन को यूज़ करें तो पेशेंट का नाम या फिर उनको रिस्पेक्टफुली जो वर्ड्स हैं, उनका यूज़ करके हमें उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। यूज़ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग ओनली एज़ येस और नो रिस्पॉन्स, और हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनका आंसर सिर्फ हाँ और ना में उसके द्वारा हमें मिल सके। हमें उससे ज़्यादा लेंथी और लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, हमें एंडेड है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनका आंसर वो सिर्फ हाँ और ना में दे सके हमें। नेक्स्ट, कम्युनिकेट वन थ्रोट एट अ टाइम और अ थॉट एट अ टाइम, और कम्युनिकेशन एक टाइम पर एक ही टॉपिक पर या एक ही प्रकार का कम्युनिकेशन उससे करना चाहिए। उसे किसी प्रकार का कंफ्यूज्ड नहीं करना चाहिए, जल्दी-जल्दी बोलकर या जल्दी-जल्दी टॉपिक चेंज कर कर उसके साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज क्वाइट विथ नो नॉइज दैट मे डिस्ट्रैक्ट द पेशेंट, और हमें एनवायरनमेंट कैसा रखना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, है ना, फ्री फ्री होना चाहिए, प्लेस एकदम नॉइज से, है ना, एक साइलेंस होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई भी ऐसा बैरियर्स ना हो जो कम्युनिकेशन को क्या करे, डिस्टर्ब करे, इंटरफेयर करे। ठीक, नेक्स्ट, the suitable facial expressions such as smiling while taking about cheerful occasions, और हमें अच्छे प्रकार से स्माइल के साथ फेशियल जो एक्सप्रेशंस है उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए जिसके कारण वो फेशियल जो एक्सप्रेशंस है उनको भी रिकॉग्नाइज कर सके। नेक्स्ट, प्रोवाइड एडुकेट टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसको एडुकेट टाइम देना चाहिए, एडुकेट टाइम उसको लेना देना चाहिए रिगार्डिंग उसको अगर किसी भी प्रकार की कोई डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम आ रही है तो उनको किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है, इसके लिए उसे अच्छे से आराम से टाइम देना चाहिए कि वो सोच सके कि किस प्रकार से इनसे निपटना है। नेक्स्ट, अवॉइड फोर्सिंग द पेशेंट टू रिप्लाई, और किसी भी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का फोर्सफुली रिप्लाई पेशेंट से नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना चाहिए कि उसका मन नहीं है तब भी वो उन चीज़ों को या उस प्रकार के जवाब वो दे। अगर वो किसी भी ऐसे टॉपिक पर बात ही करना नहीं चाहता जो उसे पसंद नहीं है तो हमें उस टॉपिक को अवॉइड करना है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग उससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट, असेस बैरियर्स, और जो बैरियर्स हैं उनको असेस करना चाहिए कि किस प्रकार के बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन में क्या कर सकते हैं, दिक्कत ला सकते हैं, जैसे कि ड्रग इंटरेक्शंस, डिमेंशिया, डिलीरियम, डिजीज स्टेट, डिप्रेशन दैट इम्पैक्ट पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग डायरेक्शंस एंड मेकिंग नीड्स नोन, और ये कुछ बैरियर्स हैं जो असेस करना चाहिए कि इस किसी भी प्रकार के ये जो बैरियर्स हैं ये किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेशन को इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, आगे देखिए इसमें क्या है। Demonstrate familiarity with adaptive devices, hearing aids, listener and assess the use of need and applicable communication aids, और इसके साथ ही उसको जो पेशेंट के साथ जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अगर वो गूगल्स पहनता है उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो गूगल्स, अगर उसको सुनाई नहीं देता तो हियरिंग एड्स अगर उसे लगे हुए हैं तो उनको अच्छे से उसे कहना चाहिए कि इनको पहन कर रखे जिसके कारण उसे अच्छे से कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का बैरियर्स पैदा ना हो और अच्छे से वो कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस टू फैमिली केयर पार्टनर्स एज वेल एज द पेशेंट, और किसी भी प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस है एजुकेशन हमें देनी है तो वो पेशेंट को, उसके केयर गिवर्स को, जो केयर टेकर है जो केयर कर रहा है उसको, और साथ में उसके फैमिली मेंबर्स को देनी चाहिए। ठीक है, जिसके कारण वो कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको और उसकी फैमिली को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और उसको बता सकें कि किस प्रकार की रिक्वायरमेंट, किस प्रकार की केयर उसे पेशेंट को चाहिए या देनी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुली एंड प्रिजर्व पेशेंट डिग्निटी, और ये चीज़ फिर वही आ गई कि कम्युनिकेशन उस पेशेंट के साथ है रिस्पेक्टफुली और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके उसके साथ हमें कम्युनिकेट करना चाहिए।
नेक्स्ट लास्ट पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग। और इसमें कुछ नहीं है, जो पेशेंट और उसकी जो फैमिली है उनको काउंसिल करना, उनको एजुकेट करना रिगार्डिंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, रिगार्डिंग देयर मेंटल कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी। उनको सब हर चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, जिसके कारण वो अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेशन कर पाए, अच्छे से उसके सेफ्टी मेजर्स देख को ध्यान में रख रख पाए, अच्छे तरीके से उसकी जो डाइट है उसको मेंटेन कर पाए। इसलिए उसकी फैमिली को, उसके जो केयर कर रहा है, केयर गिवर है उसको, और पेशेंट को इस इनकी चीजों के रिगार्डिंग कम्युनिकेट और कम्युनिकेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए, जो हमने ये पढ़ा है आज, इसमें बोरिंग चीज ज्यादा थी, इंटरेस्टिंग कोई भी टॉपिक नहीं था जिसको हम अच्छे से और उस टॉपिक पर और भी ज्यादा जो एनकरेज करके हम अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकें? तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? हेलो? इसमें कोई ऐसी चीज थी जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिसको पढ़ने में मजा आ रहा हो आज के टॉपिक में? ठीक है। अब हम एक बार देखते हैं हमारे कौन कौन सी ब्लॉक कंप्लीट हो गए। ब्लॉक फर्स्ट। हाँ बोलो। डिमेंशिया अभी बता रहा हूँ। अभी अभी बता रहा हूँ। ठीक है। ब्लॉक फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ब्लॉक सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ब्लॉक फोर्थ आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम ब्लॉक थ्री स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशनल डिजीज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। कल हम ब्लॉक थ्री स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक। चलिए। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे? डिमेंशिया। हाँ, डिमेंशिया। रुकिए, मैं इस डिमेंशिया के बारे में हम अगर बात करते हैं तो देखिए, यहां हम बात करते हैं। ठीक है। डिमेंशिया, डिमेंशिया एक मेंटल और साइकेट्रिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? पहली बात तो डिमेंशिया, डिमेंशिया एक साइकेट्रिक और मेंटल कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, फॉरगेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? फॉरगेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मींस जो पेशेंट है उसमें फॉरगेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वह भूलने लगता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और वो भूल जाता है। वह यही भूल जाता है कि उसने सुबह किस प्रकार का खाना खाया था, खाने में क्या सब्जी खाई थी, किस प्रकार की सब्जी खाई थी। वो 4 दिन पहले किसी व्यक्ति से मिला और उसका नाम भूल गया, उसको फेस याद है सिर्फ कि उसमें उसका नाम क्या था। तो इस प्रकार की कंडीशन डिमेंशिया में पाई जाती है। जब फॉरगेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो एल्डरली पीपल्स में आपने बहुत बार देखा होगा, देखने को मिलता है कि वो भूल जाते हैं। देखा है? देखा है कि नहीं? उनमें भूलने की आदत ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा पाई जाती है ना। वो अपना चश्मा भूल जाएंगे, फिर वो ढूंढेंगे चश्मा कहाँ है उनका। अपना जो, अगर वो किसी के सपोर्ट के साथ, लाठी के साथ चलते हैं तो वो भूल जाएंगे कहाँ रख दी हमने। इस प्रकार की कंडीशंस होती हैं कि नहीं, है ना? तो डिमेंशिया में क्या होता है, फॉरगेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट भूलने लगता है। फॉरगेटिंग प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिमेंशिया। ठीक है। ओके। क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है फिर तो हम वो मेंटल के अंदर जाना पड़ेगा, है ना? अब वो हम अभी जाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक। यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ मुझे।